हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक पेपर का टॉपिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। नाउ बात करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न क्या है और इसके मेथड क्या क्या है। इससे पहले जो अपने वीडियो बनाया था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के ऊपर, यानी कि उसमें अपन ने डिटेल के अंदर बताया था उस वीडियो के अंदर कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, उसको कैसे हम आइसोलेट करते हैं। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या कि जो प्रोटोप्लास्ट अपन ने प्राप्त किया है उस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर हम हाइब्रिड प्रजातियां कैसे बना सकते हैं या टिश्यू कल्चर के अंदर उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं सेल वॉल रहित सेल को, क्योंकि अपन देखते हैं कि प्लांट सेल जो है उसके ऊपर कोशिका भित्ति होती है और इस कोशिका भित्ति की वजह से हम दो विभिन्न प्रजातियों में इंटर स्पेसिफिक या दो विभिन्न वंशों में इंटरजेनरिक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है उसमें रोड़ा या बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए अपन देखते हैं कि ऐसी प्लांट से हम पहले प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करते हैं, फिर दो विभिन्न प्रजातियों या दो विभिन्न वंशों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज कर हम संकर प्रजाति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना, ठीक है ना। या प्रोटोप्लास्ट को कैसे अपन प्राप्त करते हैं वो अपन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ना आज अपन इस वीडियो में देखेंगे आगे कि ये जो प्रोटोप्लास्ट अपन ने प्राप्त किया है या आइसोलेट किया है विभिन्न विधियों के द्वारा, इस प्रोटोप्लास्ट को अब फ्यूज कैसे करेंगे, यानी आपस में संलिंगित कैसे करेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं कि दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, यानी कि स्वतः फ्यूजन या स्वतः संलयन, जिसको अपन बोलते हैं स्वतः संलयन। और दूसरा जो है वो है इंड्यूस्ड फ्यूजन। इसको जो क्लासिफाई करें तो दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड फ्यूजन। इंड्यूस्ड फ्यूजन का मतलब होता है प्रेरित संलयन, यानी कि हम किसी न किसी या तो केमिकल से या किसी और भौतिक कारक से क्या करते हैं, संलयन को प्रेरित करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन किसको, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन या स्वतः संलयन की बात करते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल तो अपन जंतुओं में देखते ही हैं, जिसमें एग और स्पर्म जो है उन दोनों का फ्यूजन होना। क्योंकि जंतु कोशिकाओं के अंदर अपन देखते हैं कि किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती, तो वहाँ अपन देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतः प्रजातीय, एक ही प्रजाति के अंदर अपन देखते हैं। अगर एक ही प्रजाति की दो सेल्स को अगर अपन क्या कर रहे हैं, पास पास रख रहे हैं, अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक ही प्रजाति के प्रोटोप्लास्ट को, एक ही प्रजाति का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चाहे अपन अगर बैंगन की बात करें, भिंडी की बात करें या कोई और प्लांट की, यानी कोई एक स्पीसीज, उसी के प्रोटोप्लास्ट लेकर कर अपन पास पास रखे कल्चर मीडियम के अंदर या विशेष परिस्थितियों में, तो वहाँ अपन देखते हैं कि आसानी से दोनों सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बाहरी आवेश है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो विद्युतीय आवेश है वो लगभग समान होता है। तो ऐसी स्थिति में इंट्रा स्पेसिफिक प्रोटोप्लास्ट के अंदर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन आसानी से होता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती, कई बार अपन को होमोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी कि एक कोशिका में एक समान केंद्रक, और इन केंद्रों की संख्या कई बार 20 से 25 तक भी हो सकती है। कहने का मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्यूज हो जाते हैं अगर इंट्रा स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। हालांकि इसका ज़्यादा उपयोग तो नहीं है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने का मेन मकसद ही क्या है, हाइब्रिड प्रजाति बनाना, ठीक है, संकर प्रजाति बनाना या संकर प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट के बीच में फ्यूजन कराना। तो ये अपन क्यों करते हैं, कई सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को उसकी प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, कैसे होता है, संपन्न होता है, जैसे या उसका अध्ययन करने के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के समय हमें ये पता लगाने में आसानी होती है कि प्लाज्मोडेस्माटा कैसे काम करता है, या प्लाज्मोडेस्माटा का अध्ययन करने के लिए। इसी तरह से बात करते हैं जो होमोकैरियोटिक कंडीशन है, यानी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक जो है उनका बिहेवियर क्या होगा, उसका अध्ययन करने के लिए काम में आते हैं। या नियंत्रित अवस्थाओं में, कंट्रोल्ड अवस्थाओं के अंदर अपन देखते हैं कि
जो फ्यूजन हो रहा है केंद्रकों का या समसूत्री विभाजन जो हो रहा है उनके अंदर, उसका अध्ययन करने के लिए ये स्पॉन्टेनियस फ्यूजन या प्रोटोप्लास्ट काम में आते हैं। इसी तरह से केंद्रक का संलयन कैसे हो रहा है उसका अध्ययन करने में भी ये काम में आते हैं। तो मेनली यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मकसद नहीं, यहाँ केवल क्या है कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस का अध्ययन करने में ये काम में आते हैं। नाउ बात करते हैं किसकी, मेनली इंड्यूस्ड फ्यूजन की या प्रेरित संलयन की। प्रेरित संलयन किसको बोलते हैं? अब प्रेरित संलयन का मतलब यहाँ पर है कि हम किसी न किसी एजेंट की सहायता से, यानी वो एजेंट चाहे तो केमिकल हो सकता है, चाहे भौतिक रूप से हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो किसी न किसी एजेंट की सहायता से हम प्रोटोप्लास्ट में, और प्रोटोप्लास्ट कौन से, इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक। अब यहाँ अपन देखते हैं एक से अधिक प्रजातियाँ या विभिन्न प्रजातियाँ, सेम प्रजाति नहीं, विभिन्न प्रजाति। जैसे टोमेटो की बात कर रहे हैं जिसमें टमाटर और आलू एक ही फैमिली के हैं, दोनों अलग अलग जीनस हैं, बिल्कुल अलग जीनस है। एक लाइकोपर्सिकम है और एक सोलेनम है, ठीक है, दो अलग अलग जीनस है, तो इसको अपन बोलेंगे इंटरजेनेरिक। इसी तरह से निकोशियानी की दो स्पीसीज को कर रहे हैं तो वो इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज होगा, यानी दो जातियों के बीच में। तो जहाँ इंटर स्पीसीज हो या इंटर जेनरिक हो, तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट जो है उनके बाहर जो आवेश होता है या जो सेल मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो विद्युतीय आवेश होता है, वो विद्युतीय आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार का होता है, और ऐसी स्थिति में कोशिकाएं आपस में आसानी से संलयित नहीं होती है। तो उनको संलयित कराने के लिए हम इन एजेंट्स का उपयोग करते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूसोजन बोलते हैं, फ्यूजन करने वाले एजेंट, या इनको क्या बोलेंगे, फ्यूसोजन बोलेंगे, ठीक है, या फ्यूसोजेनिक एजेंट बोलते हैं। और ये एजेंट अभी अपन ने बताया क्या हो सकते हैं, या तो केमिकल हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, या कोई और फिजिकल चीज़ हो सकती है। तो अपन एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से फ्यूसोजन एजेंट है या मेथड कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम दो विभिन्न प्रजातियां या दो विभिन्न जीनस के प्रोटोप्लास्ट में फ्यूजन करवा सकते हैं। पहले बात करते हैं कौन सा, एक कॉमन मेथड, कॉमन तो नहीं करेंगे लेकिन इनिशियली जो यूज किए गए हैं मेथड जो है उसमें है मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। हालांकि आजकल हम इसको उपयोग में नहीं लेते क्योंकि इसमें सक्सेस रेट कम होती है और काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तो यांत्रिक विधि के अंदर अपन देखते हैं कि जिन प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को हमें फ्यूजन करना है उन दोनों प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को अपन एक माइक्रो पिपेट में, अब पिपेट और माइक्रो पिपेट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। पिपेट आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर देखी होगी, यूजी के अंदर, ठीक है, यूजी क्लास में, जिसमें हम मुंह से खींचते हैं, कांच की पिपेट होती है, ठीक है ना। इसी तरह से अपन देखते हैं कि एक ऑटोमेटिक पिपेट आती है जिसमें बटन होते हैं और जिसकी हम रेंज निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमें केवल 1 माइक्रोलीटर लेना है तो उसके अंदर अपन फिक्स कर सकते हैं। तो अब जब भी उसको अपन बटन को दबाकर छोड़ेंगे तो उसके अंदर केवल और केवल 1 माइक्रोलीटर ही उस पिपेट के अंदर आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रो पिपेट, यानी कि जिसमें माइक्रोलीटर के अंदर हम ऑटोमेटिक रूप से क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन उसको सक कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसको अपन माइक्रो पिपेट बोलते हैं। तो माइक्रो पिपेट के अंदर अपन देखते हैं कि जो उसकी आगे की कह सकते हैं, जो कि आगे का इसके ऊपर लगाते हैं, कीप लगाते हैं, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, इन दोनों स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं। लेकिन खासियत क्या है कि जो इसका छेद होता है माइक्रो पिपेट का, ठीक है, इस वाली विधि के अंदर बात कर रहे हैं मैकेनिकल, वो थोड़ा सा अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध होने की वजह से जब इसको अपन वापस बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दोनों प्रोटोप्लास्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और संभावना रहती है कि कुछ प्रोटोप्लास्ट जो है इस प्रेशर की वजह से आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये मेथड क्या कहलाता है, मैकेनिकल मेथड कहलाता है। लेकिन इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होती है, इस कारण आजकल हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट कौन सा है, केमिकल मेथड। सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला मेथड केमिकल मेथड की बात करते हैं। इसमें भी अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को उपयोग में लेकर हम सेल्स को प्रेरित कर सकते हैं या प्रोटोप्लास्ट को, इंटर स्पेसिफिक इंटरजेनरिक प्रोटोप्लास्ट को प्रेरित कर सकते हैं आपस में फ्यूज होने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले कौन सा है, बाय सोडियम नाइट्रेट।
ठीक है। सबसे पहले पोवार एटोल यानी कि पोवार और उनके साथियों ने या पावर और उनके साथियों ने क्या किया, इसका उपयोग किया 1970s के दौर के अंदर, ठीक है। और यहाँ अपन देखते हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है, उस सोडियम नाइट्रेट का उपयोग हम किस में करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को संलयन करने में करते हैं। अब करते कैसे हैं, सबसे पहले जिन प्रजातियों का या जिन 2 स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को संलयित करना है, उनकी 1 ml उनका 1 ml सोल्यूशन, और उस 1 ml में जो प्रोटोप्लास्ट है वो कम से कम कितने होने चाहिए, 5 × 10⁴ से लेकर 2 × 10⁵ तक प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि 1 ml में कम से कम इतने सेल्स तो होनी ही चाहिए, 2 × 10⁵ जितने या 5 × 10⁴ जितने प्रोटोप्लास्ट होने चाहिए। तो ये संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अपन, नॉर्मल हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। जो ब्लड का जो अपन सैंपल लेते हैं, जो ब्लड की जो काउंट करते हैं ब्लड सेल्स को, वो हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। ऐसे कैसे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रोटोप्लास्ट सेल है। तो कम से कम इतनी प्रोटोप्लास्ट सेल होनी चाहिए। अब ये जो मिक्सर है, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, दोनों प्रजातियों के प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करते हैं, और साथ में इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस मिक्स करने के बाद में इसको हम 5 मिनट के लिए 100 RPM यानी कि 100 रोटेशन पर मिनट के अंदर अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बारे में पहले अपन बता चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि एक मशीन होती है, इसमें अपन अपकेंद्री बल लगाकर क्या करते हैं, घनत्व के अनुसार चीज़ों को क्या करते हैं, सेडिमेंट करते हैं या पृथक्कृत करते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 5 मिनट के लिए इसको क्या करते हैं, 100 रोटेशन पर मिनट पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे अपने को दोनों प्रोटोप्लास्ट की एक नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, टिक्की, पैलेट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एपेंडो ट्यूब है, इसको अपन ने सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा और दोनों का 1 ml सोल्यूशन ले लिया, जिसमें दोनों इंटरस्पेसिफिक के प्रोटोप्लास्ट, इसको जब अपन घुमाते हैं 100 रोटेशन पर मिनट के ऊपर, तो क्या होगा, नीचे की तरफ एक इसकी पैलेट जम जाएगा, जिस पैलेट के अंदर दोनों प्रकार के प्रोटोप्लास्ट हैं, ठीक है। इस पैलेट को हम अलग कर कर अब क्या करते हैं, 5.5% सोडियम नाइट्रेट जो कि 10% सुक्रोज सॉल्यूशन में बना हुआ हो, किस में बना हुआ हो, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन में बना हुआ हो, 5.5% सोडियम नाइट्रेट, 5.5% सोडियम नाइट्रेट, और बना हुआ किस में हो, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन में, ठीक है। इस पैलेट को अब अपन ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, ये वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, और इसको फिर से अपन हिलाकर वापस पैलेट को क्या करते हैं, पहले तो हिला देता है कि सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद में इसको फिर से 100 रोटेशन पर मिनट पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। देन फिर से जो अपने को जो पैलेट प्राप्त होती है, उस पैलेट को हम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ के अंदर, केमिस्ट्री में काम में लेते हैं अपन वाटर बाथ, ठीक है। तो वाटर बाथ के अंदर 5 मिनट तक गर्म करते हैं, और उसके बाद में फिर से इसको क्या करेंगे, 200 रोटेशन पर मिनट पर फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। और अब जो पैलेट प्राप्त होती है, उस पैलेट के अंदर मैक्सिमम जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज हो जाते हैं। ये प्रक्रिया अपने से मैक्सिमम प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इनको अपन फिर से क्या करते हैं, जो कल्चर मीडियम है, यानी कि जिस मीडियम पे अपन को इनको ग्रो कराना है, उगाना है, उस कल्चर मीडियम से अपन इसको बार बार वॉश करते हैं, धोते हैं, ताकि इसके ऊपर की जो डेब्रीज है, जो भी कचरा वगैरह है वो हट जाए, और अपन को विशुद्ध रूप से केवल प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो, और वो भी जो फ्यूज प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। अब सिलेक्शन करते हैं, वो एक अलग वीडियो में अपन बताएंगे कि कैसे हम फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को सेलेक्ट करते हैं हज़ारों प्रोटोप्लास्ट में से, कि कौन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए और कौन से नहीं है। तो वो एक अलग मेथड है, एक अलग वीडियो के अंदर अपन बताएंगे मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। नाउ धोने के बाद में एक बार अपन उन मेथड से क्या करेंगे, इनको वापस पृथक कर लेते हैं जो फ्यूज हुए प्रोटोप्लास्ट में, और अब इन प्रोटोप्लास्ट को किसके ऊपर ग्रो करते हैं,
संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे। तो ये जो मेथड है ये सबसे इनिशियल मेथड था सोडियम नाइट्रेट के द्वारा इसको क्या करना, फ्यूज करवाना। देन बाद में अपन कुछ साइंटिस्टों ने और इसके अंदर ऐड किया कि यदि हम इसके अंदर उच्च पीएच पर कैल्शियम 2+ को रखें या कैल्शियम आयन के साथ रखें तो और आसानी से इसके अंदर क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। तो एक नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ लेते हैं, कौन सा, कैल्शियम आयन के द्वारा, ठीक है। और ये जो सबसे पहले ये जो मेथड था ये मेथड यूज किया किसने, केलर एंड मेल्च्यू ने 1973 में केलर एंड मेल्च्यू ने इस मेथड को डेवलप किया। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो मिक्सर है अपना, मिक्सर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दो इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनरिक प्रोटोप्लास्ट जो है उनका मिक्सचर अपन लेंगे 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको 3 मिनट के लिए अपन 50 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। और साथ में क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर 0.5 मोलार मैनिटोल, मैनिटोल भी क्या एक प्रकार का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो 0.5 मोलार का शुगर मैनिटोल और साथ में 50 ये जो मिक्सर है इसको, प्रोटोप्लास्ट का मिक्सर, इसको 3 मिनट के लिए 50 रोटेशन पर मिनट पर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब जो अपने पास में ये पैलेट प्राप्त हुआ है, इस पैलेट को अपन फिर से क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन, लेकिन साथ में क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड कौन सा है, 0.05 मोलार का, 0.05 मोलार का कैल्शियम क्लोराइड, और पीएच रखते हैं अपन 10.5, यानी कि हाई पीएच के अंदर, उच्च पीएच के अंदर। तो अब सॉल्यूशन अपना कैसा हो गया, जो अपन एपेंडिव ट्यूब में सॉल्यूशन ले रहे हैं उस सॉल्यूशन अंदर क्या है, एक तो प्रोटोप्लास्ट का, मिक्स्ड प्रोटोप्लास्ट का क्या है मिक्सचर, साथ में 0.5 मोलार का मैनिटोल, साथ में 0.05 मोलार का कैल्शियम क्लोराइड, और पीएच कितनी है 10.5। और अब इसको फिर से अपन क्या करते हैं, 50 रोटेशन पर मिनट पर 3 मिनट के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इस स्थिति पर जो पैलेट प्राप्त होता है, इस पैलेट को अपन जो कल्चर मीडियम है उस कल्चर मीडियम के अंदर डालकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 50 मिनट तक वाटर बाथ के अंदर गर्म करते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि मैक्सिमम प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, कैल्शियम आयनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देते हैं। ये होता कैसे है कि कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और प्रोटोप्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर निगेटिव आवेश होता है। तो ये जो पॉजिटिव आवेश है ये निगेटिव आवेश को क्या कर सकता है, कंपेंसेट कर देता है, और ऐसी स्थिति में 2 प्रोटोप्लास्ट आसानी से फ्यूज हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, उसके द्वारा भी हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। उसका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है पैक का। और इसको सबसे पहले किसने बताया, कायो एंड मिचेल्युक ने, कायो साइंटिस्ट है, कायो एंड मिचाइलुक ने, कायो एंड मिचाइलुक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले 1974 के अंदर इस मेथड को डेवलप किया। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है, जिस केमिकल की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फ्यूज़न कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मेथड क्या है कि 1 ml प्रोटोप्लास्ट लेंगे, यानी मिक्स्ड प्रोटोप्लास्ट जिनको हमें आपस में फ्यूज करवाना है, प्लस 1 ml पैग। अब प्लैग अगर उच्च सांद्रता के लेते हैं तो आसानी से उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं 28 से 56% तक का पैग काम में लेते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं 1500 से 6000 मॉलिक्यूलर वेट वाला, 1500 से लेकर 6000 मॉलिक्यूलर वेट वाला, ठीक है। अब इसको अपन इस पैक के अंदर डालकर कुछ समय तक इसको हिलाते हैं, कुछ समय तक इसको रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी मात्रा में फ्यूज़न होगा। देन इसको कई बार अपन वापस वॉश करते हैं कल्चर मीडियम के द्वारा।
अब वॉश करने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो घुला हुआ है तो पहले अपन को इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा ताकि इसकी पैलेट प्राप्त हो जाए। अब इस पैलेट को हम कई बार कल्चर मीडियम के अंदर डालकर हिलाते हैं और वॉश करते हैं, फिर इसको रोटेशन करते हैं, फिर पैलेट प्राप्त करते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं, यानी कई टाइम तक इसको कल्चर मीडियम के अंदर वॉश करते हैं ताकि जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है एक केमिकल है वो पूर्ण रूप से हट जाए। और अब इनमें से अपन क्या करते हैं, जिन प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया उनको पृथक करते हैं और उनको फिर कल्चर मीडियम के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि कई सारे मेथड जो हैं वो काम में लेते हैं। इसके अलावा भी कई सारे केमिकल है, जैसे पॉलीवाइनिल अल्कोहल है, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, डेक्स्ट्रॉन है, इनका भी उपयोग हम किस में करते हैं, फ्यूज़न के अंदर करते हैं। तो ये सारे मेथड क्या कहलाएंगे, केमिकल मेथड कहलाएंगे। देन एक और मेथड की चर्चा कर लेते हैं, लास्ट मेथड की, और वो है इलेक्ट्रोफ्यूज़न मेथड, या इलेक्ट्रिक धारा के द्वारा क्या कराना, दो प्रोटोप्लास्ट में फ्यूज़न कराना। और इसको सबसे पहले जिमरमैन ने 1982 के अंदर डेवलप किया इस विधि को। और इस विधि में अपन देखते हैं कि दो विभिन्न प्रजातियों के जो प्रोटोप्लास्ट हैं उन प्रोटोप्लास्ट को AC और DC ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट की कुछ लिमिटेड मात्रा देकर क्या करते हैं, उनको फ्यूज़न करवाते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक उपकरण बनाया, एक स्लाइड के ऊपर एक उपकरण बनाया जिसके अंदर अपन देखते हैं एक माइक्रो स्लाइड, या अपन जिसको छोटी सी एक स्लाइड होती है, इस स्लाइड के ऊपर दोनों तरफ एक माइक्रो स्लाइड रखकर उसके बीच में क्या करते हैं, प्लेटिनम के वायर लगाते हैं। और इस प्लेटिनम के वायर के द्वारा हम कंट्रोल्ड मात्रा में AC करंट, अब AC करंट कितना होना चाहिए, 1.5 वोल्ट का और 1 मेगा हर्ट्ज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है उसका, ठीक है, AC करंट, और लेस देन 10 to 5 सेकेंड पर सेंटीमीटर अपन लगाते हैं, लेस देन 10 to 5 सेकेंड, ठीक है ना, ये करंट अपन लगाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि जितने भी प्रोटोप्लास्ट हैं वो एक लाइन के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या धारा प्रवाहित होगी, उनके ऊपर खुद के ऊपर आवेश होता है, तो ये एक लाइन के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं और इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें जगह जगह पर छिद्र बन जाते हैं, ठीक है। और इन छिद्रों की वजह से अब अपन वापस क्या करते हैं, इनको कुछ सेकंड के लिए, ठीक है ना, कुछ सेकंड के लिए DC करंट यानी डायरेक्ट करंट का झटका देते हैं, किससे, 750 से लेकर 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का इसको एक झटका देता है कुछ सेकंड के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए इसका झटका देता है। इससे क्या होगा, ये जो भी प्रोटोप्लास्ट लाइन के अंदर आए हैं इनमें जहाँ पर भी छिद्र एक दूसरे के सामने आए, क्योंकि छिद्र उत्पन्न हो गए, तो जिस जगह पर भी छिद्र एक दूसरे के सामने आए वहाँ से प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इस मेथड से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़न करने के लिए। तो आजकल इसका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, केमिकल मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ मेथड थे जिनका आज अपन ने डिस्कस किया कि प्रोटोप्लास्ट को किन मेथड के द्वारा फ्यूजन किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक तो था, या पहला वीडियो तो था अपना किसके ऊपर, कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, उसको आइसोलेट कैसे करें। दूसरा इसका भाग जो था जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन कैसे करें। और तीसरा जो इसका लास्ट वाला जो पार्ट होगा इस वीडियो का, जिसमें अपन देखेंगे कि जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट हैं उनको किन मेथड के द्वारा आइसोलेट करें, उनको पृथक कैसे, यानी उनका सिलेक्शन कैसे करें और उसका उपयोग क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स लिखिए। और अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार कोई हमारे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।